जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन सभी प्रश्नों से संबंधित भी जितने महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे आपके एग्जामों में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। और ये सभी जो प्रश्न लिए गए हैं ये सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल हैं। जो यहाँ पे इससे एडिशनल पॉइंट आपको बताया जाएगा वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाएंगे तो आपको सभी प्रश्न मैच कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से आ चुका है पहला प्रश्न। इस क्लास की खास बात यह है कि इसमें जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो देखिए 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था भारत में, जिसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ठीक, तो ये पूछा जा रहा है। देखिए 1857 के विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जामों में पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि ये शुरुआत कब हुई थी 1857 के विद्रोह की शुरुआत, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 10 मई 1857 की डेट थी। इस तारीख को 1857 का जो विद्रोह था वो शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछे कि क्यों हुआ था 1857 का विद्रोह, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मंगल पांडे को इस दिन क्या हुआ था। मंगल पांडे जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी कह सकते थे, एक सैनिक भी थे, उनको क्या कर दिया गया था, उनको फांसी दे दिया गया था। मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। इसी की वजह से 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो शुरू हुआ भारत में। ये अगर आपसे पूछे कि फांसी इनको कब दिया गया था, तो ये भी डेट आप लोग याद रखेंगे। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी। कब? 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्यों फांसी दी गई थी? क्योंकि अंग्रेजों ने चर्बी वाला कारतूस लाया था जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का मिक्स था और उसे दांत से छील करके फेंका जाता था, तब वो जाकर के काम करता था। तो उसके विरोध पे कई लोगों ने यहाँ पे उससे विद्रोह जताया और जाकर के 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण बना था। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे 1857 की क्रांति शुरू कब हुई थी, तो 10 मई 1857 को। और कहाँ से हुई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मेरठ से हुई थी। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था, तो 1859 में इसे अंग्रेजों ने दबाया था। ठीक, अंग्रेजों ने दबाया था। अगर आपसे पूछे कि इस समय किसका शासनकाल था, तो भारत में 1857 की क्रांति के समय किसका शासन काल था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये कैनिंग का शासन काल था। किसका? कैनिंग का शासन काल था। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक, अब 1857 की क्रांति ये भी पूछ सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा दबाया गया, तो ये भी ध्यान रखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1858 आया था और इसके तहत 1857 की क्रांति को 1859 में दफना दिया गया। ठीक, ये इतनी बातें इससे ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था, तो ये 1859 में, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1857 की जो क्रांति थी वो आपके शुरू हुई थी 10 मई 1857 को। कहाँ से शुरू हुई थी, तो मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक, और क्यों शुरू हुई थी, तो मंगल पांडे को इस दिन फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को, क्योंकि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। उसके मना करने पे यह क्रांति शुरू हुई और वो बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये तत्कालीन कारण बना था जो चर्बी वाला आपका कारतूस था। और इसका जो अगर आपसे पूछे कि इसका प्रतीक क्या था 1857 की क्रांति का, तो ये भी हमने बताया इसका प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था। तो देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ। तो देखिए आरटीआई जो अधिनियम है ये 2005 में आया था। इसे क्या कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसे क्या कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, या फिर इसे ही कहते हैं क्या, सूचना का अधिकार। ठीक, तो ये इसका हिंदी भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको कहते हैं सूचना का अधिकार। ठीक, तो ये सभी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और कुछ अधिनियम भारत में आया जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब आया था, शिक्षा का
जो कि ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कब आया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये 2009 में आता है। कब आता है? 2009 में। ठीक, अगर आपसे पूछे कि दहेज, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया था? दहेज प्रतिषेध, भारत में दहेज को बंद करने के लिए, या फिर दहेज प्रतिषेध या फिर दहेज उन्मूलन अधिनियम भी आपसे पूछ सकता है कि ये अधिनियम भारत में कब आया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये अधिनियम बताया भी गया है 1961 में आया था, जिसमें इसमें ही पहली बार संयुक्त बैठक हुई थी। संयुक्त बैठक जब लोकसभा और राज्यसभा साथ मिलकर किसी कार्य पे कार्य करें तो उसे कहते हैं संयुक्त बैठक। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भारत में नागरिकता अधिनियम कब आया था, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना बताया गया नागरिकता अधिनियम अगर आपसे पूछ ले कि भारत में कब आया था, तो ये आया था आपके नागरिकता अधिनियम 1955 में। कब आया था? 1955 में। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था भारत में। तो ये ध्यान रखेंगे आप सभी। आरटीआई अधिनियम 2005 में आया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में। उसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में। उसके बाद क्या हमने बताया कि नागरिकता अधिनियम 1955 में भारत में आया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे और बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न क्या है कि किस उद्योग में चूने का पत्थर का प्रयोग किया होता है। तो देखिए ये सभी जो प्रश्न है ये केमिस्ट्री के होते हैं, यानी कि साइंस के प्रश्न होते हैं कि किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो चूने का जो पत्थर है उसका प्रयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में। किस में बनाया जाता है? किस में प्रयोग किया जाता है? सीमेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सीमेंट बनाने में मुख्य घटक किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है सीमेंट के बारे में। सीमेंट के मुख्य घटक के बारे में आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्या क्या मुख्य घटक इसमें प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे नोट करेंगे, जैसे इसमें लाइम का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? लाइम का प्रयोग किया जाता है। सिलिका का प्रयोग किया जाता है, इसको बनाने में सिलिका का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में। किसका प्रयोग? आयरन। जब आप लोग साइंस पढ़ेंगे तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। आयरन ऑक्साइड का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक, उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें जिप्सम का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जिप्सम का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है सीमेंट बनाने में। तो ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, इसका रिवीजन करेंगे कि किस उद्योग में चूने पत्थर का प्रयोग होता है। तो सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग होता है। सीमेंट के मुख्य घटक यानी कि सीमेंट बनाने में क्या क्या चीज़ों का प्रयोग होता है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए। देखिए क्या क्या चीज़ें, लाइम का प्रयोग होता है, सिलिका का प्रयोग होता है, एल्यूमिना का प्रयोग होता है जिसको Al2O3 भी बोलते हैं, इसका प्रयोग होता है। जिप्सम का प्रयोग होता है। जिप्सम का फार्मूला अगर आपसे पूछे कि CaSO4, इसके बाद CaSO4 2H2O, इसका फार्मूला होता है, इसका प्रयोग होता है जिप्सम का। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य हैं। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के बारे में पूछ रहा है। WTO के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई है WTO की, तो आप लोग बता दीजिएगा कि 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। कब? 1 जनवरी 1995 को। अगर आपसे पूछे WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। कहाँ पे? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि WHO के बारे में कि इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें 164 सदस्य देश हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 164। ध्यान रखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश होते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे 164 इसमें सदस्य देश हैं। अगर आपसे पूछे कि इसके विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है, तो आपकी चाची, जिसे आप लोग नागोजी ओंकाजा-इवेला बोलते हैं। नागोजी ओंकाजा-इवेला इसकी क्या है? महासचिव हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि WHO की आधिकारिक भाषा क्या है, आधिकारिक भाषा क्या है,
तो ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिए कि इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। क्या है? अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश इसकी आधिकारिक भाषा है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश हैं? 164 सदस्य देश हैं। और WTO जिसे विश्व व्यापार संगठन स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। कब होती है? 19 जनवरी हो गया क्या? इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 1995 को, और मुख्यालय पूछे तो कहाँ पे है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सदस्य 164 है, महानिदेशक नागोजी ओंकाजा इवेला है, और आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश इसकी आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू हुआ था? तो देखिए एग्जामों में योजनाओं के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। एक योजना, एक दिवस, एक लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य, और फिर फेस्टिवल के बारे में भी पूछा जाता है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में, एक बांध के बारे में पूछा जाता है, नदियों के बारे में पूछा जाता है, और विश्व के घासों के बारे में पूछा जाता है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू हुआ था। तो ये पूछा गया है NTPC के एग्जाम में। आप लोग देखिएगा 2021 वाला पेपर, उसमें पूछा गया था कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 2003 में। 2003 में। अब इस प्रश्न में आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग योजनाओं को रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का शुरुआत कब हुआ था? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 2015 में। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत कब हुआ था? प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो ये भी हुआ था 28 अगस्त 2014 को। ये कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को शुरू होने वाली योजना है। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का शुरुआत कब हुआ था? अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ था 2021 में। इसका शुरुआत हुआ था कब? 2021 में। अगर आपसे पूछे कि ग्राम उजाला योजना का शुरुआत कब हुआ था? ग्राम उजाला योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका भी शुरुआत हुआ था 2021 में। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू हुआ था। तो इसका शुरुआत हुआ था 2003 में, जो हमारा प्रश्न है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अब इन योजनाओं के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि सभी योजनाएं एग्जाम में पूछी गई हैं। 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, और 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना, और स्वामित्व योजना जो है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2021 में, और उसके बाद ग्राम उजाला योजना भी 2021 में शुरू हुआ था। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि सबसे कम आयु की, देखिए यहाँ पे सबसे कम आयु की नोबेल विजेता कौन है? तो सबसे कम आयु की जो नोबेल विजेता है वो मलाला यूसुफजई को नोबेल दिया गया था 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मलाला यूसुफजई को नोबेल कब दिया गया था? किसके साथ में नोबेल दिया गया था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कैलाश सत्यार्थी के साथ में। और ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो कैलाश सत्यार्थी के साथ में शांति का नोबेल दिया गया था, और कैलाश सत्यार्थी के साथ में अब कब दिया गया था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 2014 में दिया गया था। ठीक, नोबेल के बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है नोबेल के बारे में। तो अगर आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 में। अगर आपसे पूछे कि किसकी याद में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ठीक, अगला बात है, अगर आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार के बारे में कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। एक साहित्य हो गया, और एक हो गया आपका शांति हो गया, और एक हो गया आपका अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में दिए जाने की शुरुआत 1969 से हुई है। उसके बाद ठीक आप लोग रसायन याद रखेंगे, रसायन में दिया जाता है। उसके बाद भौतिकी में भी दिया जाता है इसको, भौतिकी। और छठा है आपका चिकित्सा में भी
दिया जाता है। ठीक, तो इतने क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे कम आयु की नोबेल विजेता कौन है। तो सबसे कम आयु की नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई हैं, जिनको कैलाश सत्यार्थी के साथ में 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत पूछे तो 1901 से हुई है और किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज की थी। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, डायनामाइट की खोज की थी। ये भी एक वैज्ञानिक थे। और साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र और रसायन विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा, इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज किस शहर में फहराया गया था। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो 1906 में फहराया गया। अगर शहर पूछे किस शहर में फहराया गया था तो कोलकाता में फहराया गया। ठीक, कोलकाता में। अब राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लेते हैं, जो पढ़ लेते हैं, जो हमने हमारे एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में क्या क्या चीज़ें, अगर आपसे पूछे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है तो तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अगर आपसे पूछे कि हमारा जो तिरंगा है इसको डिजाइन किसने किया था, तो इसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वैंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। अब आप लोग बताएंगे पिंगली वैंकैया जो है वो मेल हैं कि फीमेल हैं। आप लोग का ये प्रश्न है कि पिंगली वैंकैया मेल हैं कि फीमेल हैं, देखते हैं कौन बताता है। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ ले, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तो ये है 3:2। अगर आपसे पूछे कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ये हमारे संविधान के द्वारा कब अपनाया गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको अपनाया गया 22 जुलाई, कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज किस शहर में फहराया गया तो 1906 में फहराया गया था, कोलकाता में फहराया गया था। अगली बात क्या हम लोग याद रखेंगे कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वैंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ये मेल है। ठीक, उसके बाद तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। उसके बाद अपनाया कब गया? 22 जुलाई 1947 को हमारे संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न है कि पहला उच्च न्यायालय किस शहर पर स्थापित हुआ। ठीक, देखिए उच्च न्यायालय 1907 हाईकोर्ट जो अधिनियम है, हाईकोर्ट एक्ट अगर आपसे पूछे कब आया है भारत में तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1961 के द्वारा। ठीक, 1961 में आया और 1961 के हाईकोर्ट अधिनियम के द्वारा जो है 1962 में भारत में 1962 में 3 जगह हाईकोर्ट की स्थापना की गई, 3 प्रेसिडेंसी। एक तो थी आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे में स्थापना हुई। एक स्थापना हुई आपका कोलकाता में, बॉम्बे में स्थापना हुआ। फिर कोलकाता में स्थापना हुआ और तीसरा आपका मद्रास में। लेकिन जब पूछता है कि सबसे पहला हाईकोर्ट कहाँ पे बना तो इसका जवाब क्या हो जाता है? कोलकाता। जबकि बना है तीनों 1962 में ही तो इसका जवाब क्या हो जाता है? कोलकाता। तो कोलकाता में सबसे पहले हाईकोर्ट का निर्माण हुआ। देखिए एक और यहाँ पे बात, एडिशनल पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब आया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था 1861, 18 ट्रेंड है ना, 1900 वाला ट्रेंड है कभी से, तो इसी वजह से गलती हो जाता है। 1862-61 में। ठीक, 1862 में 3 जगह हाईकोर्ट की स्थापना की गई, एक बॉम्बे, एक कोलकाता और एक मद्रास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इसके तहत क्या किया गया? कलकत्ता में इसके तहत कलकत्ता में आप लोग ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो इसी वे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था ना तो इसके पूछा जाता है न्यायाधीश कौन थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके मुख्य न्यायाधीश के बारे में ध्यान रखेंगे। कलकत्ता में जो सबसे पहले इसका मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? एलिजा एम्पे। कौन बने थे? एलिजा एम्पे। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जामों में पूछा गया है। चलिए वो पहला उच्च न्यायालय किस स्थान पर स्थापित हुआ, तो जो पहला उच्च न्यायालय भारत में वो कोलकाता में शुरू हुआ। कहाँ पे? कोलकाता में शुरू हुआ। और
ठीक। और पहला उच्च न्यायालय हाई कोर्ट एक्ट यानी कि उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था भारत में? तो 1861 में। इसके तहत 1862 में 3 जगह हाई कोर्ट की स्थापना हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, 3 जगह की स्थापना हुई। और रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब आया? 1773 में आया था। तो इसके तहत क्या हुआ? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा एम्पे बने। तो ये भी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन है? तो देखिए हमारे शरीर में जो वसा संचायक ऊतक है ना, उसको क्या बोलते हैं? एडिपोज बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? एडिपोज। लेकिन अभी ये प्रश्न आपके सर के ऊपर से गया होगा, क्योंकि आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये एडिपोज किस तितली का नाम है। ठीक, आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि एडिपोज किस तितली का नाम है, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इसे ही एडिपोज को ही क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वसा ऊतक। ठीक, वसा ऊतक। अब आप लोग को थोड़ा सा समझ में आया होगा, लेकिन इसे ही क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहा जाता है शरीर की चर्बी। एडिपोज को ही क्या कहा जाता है? शरीर की चर्बी कहा जाता है। अब आपको ये प्रश्न पूरा समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन है? तो एडिपोज यानी कि वसा ऊतक यानी कि शरीर की चर्बी को कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये जो वसा होता है ना, फैट वसा क्या काम करता है हमारे शरीर में, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्या कार्य है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना इसका काम होता है। जब हम लोग क्या होते हैं, माता रानी का व्रत होते हैं 9 दिन। मैं तो नहीं होता, मैं तो 1 दिन भी नहीं रह पाता, लेकिन जो लोग भी रहते होंगे वो 9 दिन तक खाना नहीं खाते हैं, फलाहार रहते हैं, या फिर दूध पीते हैं, या फिर जल ग्रहण करके रहते हैं, पूरा दिन रहते हैं। उन लोगों को क्या होता है, शरीर कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से पाता है? तो इसी फैट से। वो उनके शरीर की जो चर्बी होती है वहाँ से शरीर ऊर्जा लेता है, और जो दैनिक क्रियाएं हैं वो उसका संचालन करता है शरीर। ठीक, अब 2 बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। जो कोशिकाओं का समूह होता है उसको क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा है, क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतक के अध्ययन को, ये भी एग्जाम में छपा है तो और छपने की संभावना भी है। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हिस्टोलॉजी कहते हैं। हमारा जो रक्त होता है जिसे क्या हम लोग बोलते हैं? संयोजी ऊतक। रक्त को क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रक्त कैसा ऊतक है? तो ये एक संयोजी रक्त क्या है पूछे तो एक संयोजी ऊतक है। ठीक, ये भी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कॉपी में कोच लेंगे। तो देखिए हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन है? तो एडिपोज होता है हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक। ऑप्शन में तो यही मिलेगा, लेकिन बच्चे क्या रटेंगे? वसा ऊतक। ठीक, तो हमारे शरीर में वसा का संचायक क्या करता है? तो एडिपोज या फिर वसा ऊतक या फिर शरीर की चर्बी आप लोग को ध्यान रखना है। वसा का क्या कार्य क्या होता है? तो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के जो है ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब आप लोग ऑप्शन में बताएंगे, कोई माइकोलॉजी नहीं लिखेगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? तो देखिए परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक के बारे में जो बातें हैं ना, जो कहानी है उसको देखते हैं। परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो भारत में आया था, कहाँ गया? परमाणु ऊर्जा अधिनियम, ये भारत में अगर आपसे पूछे कि कब आया था, तो ये आया था 1962 में। ठीक, 1962 में आया। अब इसमें कुछ कमियां थी। परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो है इसमें कुछ कमियां थी। इसको सुधारने के लिए संसद के द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन हम लोग क्यों करते हैं? अरे भाई, किसी चीज़ में अगर गड़बड़ी हो जाती है, कुछ कमी हो जाती है या कुछ भूल हो जाती है, उसको सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। तो इसी वजह से जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में लाया गया था परमाणु ऊर्जा के लिए, उसमें कुछ त्रुटियां थी, उसको संशोधन करने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक लाया गया 2015 में। और ये आपके एग्जाम में क्या होगा? पूछ लिया गया। ठीक, तो इसी वजह से हम लोग
इसको पढ़ रहे हैं ताकि फिर कभी परेशान ना करें। ठीक, ये प्रश्न है। और भारत का आप लोग बता देंगे कि पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन था। हमने कई बार बताया आपको, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था ये 1969 में कहाँ पे, वो तारापुर में। और तारापुर कहाँ पे है, तारापुर कहाँ पे है, नेपाल में नहीं, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, ये दोनों एक साथ क्यों बताया जाता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिएक्टर कौन है और संयंत्र कौन है। तो रिएक्टर के बारे में पूछे तो ये 1956 में, और कहाँ पे, इसका नाम क्या था, अप्सरा नाम था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्राम्बे मुंबई में इसको भी स्थापित किया गया था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं, रिवीजन। हाँ, कि संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था, 2015 में। कब पारित किया गया था, 2015 में। परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब आया था भारत में, 1962 में। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कब स्थापित हुआ, 1969 में। कहाँ पे, तारापुर में। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। पहला परमाणु रिएक्टर कब, 1956 में, जिसका नाम क्या था, अप्सरा। ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसकी भी स्थापना हुई थी। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो देखिए जो हमारा यूनिसेफ है ना, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, उसका मुख्यालय है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, न्यूयॉर्क में। इंपॉर्टेंट लगाएंगे, कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 को। इसमें यूनिसेफ को शांति का नोबेल भी मिला है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको जो है शांति का नोबेल कब दिया गया था, तो इसको शांति का नोबेल 1965 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1965 में इसको शांति का नोबेल दिया गया था। अब हमारे कुछ विश्व की संस्थाएं हैं और उनकी स्थापना कब हुई, उनमें सदस्य कितने, उनके अध्यक्ष कौन है और उनका जो है मुख्यालय कहाँ है, ये सभी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक, तो आइए चलिए कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे संस्था हैं उसके हेडक्वार्टर के बारे में देख लेते हैं। जैसे यूनिसेफ का पूछा है तो ये तो हो गया। अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को का मुख्यालय बता दीजिए, यूनेस्को का, तो आप लोग क्या बताएंगे, खुशी खुशी क्या बता देंगे, पेरिस बता देंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व बैंक का बता दीजिए, विश्व बैंक। तो अगर आपसे पूछे विश्व बैंक के अध्यक्ष पूछे तो इसके कौन है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। कौन है, अजय बंगा। ठीक, और यहीं पे रंगे हाथ IMF को याद रखेंगे। IMF के बारे में, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी बोलते हैं। इसकी अध्यक्ष पूछे तो क्रिस्टलीना जॉर्जीवा हैं। कौन है इसकी अध्यक्ष, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा है इसकी अध्यक्ष। और इन दोनों का जो मुख्यालय है ये आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, वाशिंगटन। कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, जो कि अमेरिका की राजधानी भी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, इसका रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे इसका रिवीजन क्या करेंगे, देखिए कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पूछे तो पेरिस फ्रांस में जो कि पड़ता है, यहाँ पे स्थित है, फ्रांस की राजधानी है। ठीक, अगर आपसे पूछे विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में। अगर आपसे पूछे कि IMF की जो हेड कौन है, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। इसकी अध्यक्ष जो है मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में। 1945 में दोनों की स्थापना हुई थी। ठीक, अगला अगर आपसे पूछे कि WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप लोग कहाँ पे बताएंगे, जिनेवा में भी इसका मुख्यालय है। कहाँ पे, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक, तो इन सभी को आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रमुख हैं जो मुख्यालय पूछे जाते हैं। है तो बहुत सारे, लेकिन इनमें से प्रमुख ये सभी हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर इतना भी आप लोग को नहीं याद है तो जरूर आप लोग इसे याद रखिए, हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न कि रमाबाई सरस्वती किस भाषा की विदुषी थी। देखिए जो आदमी होशियार होता है, विद्वान होता है, जो आदमी होशियार होता है उसको विद्वान बोलते हैं। अब जो महिला होशियार होती है उसको क्या बोलते हैं, विदुषी बोलते हैं। उसको विद्वान थोड़ी ना बोलेंगे, उसको बोलेंगे विदुषी। और ये सभी चीज़ें जब आप लोग हिंदी पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि विदुषी किसे बोलते हैं और होशियार किसे बोलते हैं, गंवार किसे बोलते हैं। ठीक, तो फिलहाल तो ये प्रश्न है हमारा,
कह रहा है कि रमाबाई जो सरस्वती थी ये किस भाषा की विदुषी थी? तो ये जो थी ये संस्कृत भाषा की विदुषी थी। किस भाषा की? संस्कृत भाषा की। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में। ठीक, रेलवे के एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए इसका आगे बढ़ लेते हैं, कुछ इसके बारे में कुछ चीज़ें ध्यान दे देते हैं। जो रमाबाई जो सरस्वती है ना, यहाँ पे सरस्वती लिखा गया है, ये इनकी उपाधि थी। क्या थी भैया? उपाधि। तो इसे भी आप लोग यहीं पे कहीं पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि रमाबाई सरस्वती की क्या उपाधि थी, तो सरस्वती की उपाधि इनकी थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे राजा राम मोहन राय की उपाधि क्या थी? राजा की उपाधि थी। दिया किसने था? ये हमने आपको बताया है, अब आप हमें बताएंगे। रमाबाई सरस्वती के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है कि इनकी उपाधि जो थी सरस्वती की, यहाँ पे नोट कर लेते हैं बढ़िया से। सरस्वती, रमाबाई सरस्वती की ये क्या थी? उपाधि। और ये उपाधि इनको किसने दिया था? तो ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो ये उपाधि जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय ने इन्हें दिया था। तो ये बातें आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक, उसके बाद कब दिया गया था? 1878 में। और रमाबाई जो सरस्वती थी, इनसे मुख्य आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। किस समाज की? आर्य महिला समाज की ये रमाबाई सरस्वती स्थापना करती हैं। उसके बाद आप लोग इन्हें ध्यान रखेंगे, इन्होंने शारदा सदन की भी स्थापना की है। कौन? शारदा सदन की भी ये स्थापना की है। ठीक, और इसके बाद इन्होंने एक फेमस पुस्तक है इनकी, द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन, इनकी एक फेमस पुस्तक है। तो पुस्तक के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन। देखिए, ये जो रमाबाई सरस्वती थी ना, ये जो विधवा महिलाएं थी, उनको पढ़ाती थी, उनको कढ़ाई बुनाई सिलाई ये सभी चीज़ें सिखाती थी। वो उनको, इनके पास बच्चियों का छात्रावास चलता था। ये बच्चियों के शिक्षा में, महिलाओं की शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा जोर देती हैं। तो इस वजह से ये फेमस हैं, जो आपकी रमाबाई सरस्वती है। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, रमाबाई सरस्वती किस भाषा की विदुषी थी? तो संस्कृत भाषा की। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और ये क्या किए? आर्य महिला समाज की स्थापना और शारदा सदन की भी ये स्थापना करती हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सरस्वती की उपाधि इन्हें किसने दिया था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इन्हें सरस्वती की उपाधि दी थी। और द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो देखिए, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। किसने किया था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। ये दूसरी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और तीसरी बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि यही जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आगे चल करके बाद में यही क्या बना? बाद में यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। क्या बना? अलीगढ़ मुस्लिम, यही आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप लेता है। कौन? मोहम्मदन एग्नो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक, आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने कब किया था? 1865 में किया था। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन भारत में चला था। अब ये कब चला था अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन? तो ये 1875 में चला था।
ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको किसने चलाया था, तो सर सैयद अहमद खान का ये दोनों प्रमुख कार्य है जो आपके एग्जाम में छपने की प्रबल संभावना है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कि मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो ये किए थे सर सैयद अहमद खां। कौन किए थे? सर सैयद अहमद खां। ठीक, बाद में यही आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है। क्या बनता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 1865 में। किसने किया था? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1875 में। इसका नेतृत्व किसने किए थे? सर सैयद अहमद खां। और ये तीनों बातें, मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज और ये साइंटिफिक सोसाइटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये तीनों बातें जो है सैयद अहमद खां से पूछी जाती है। ये तीनों बातें बहुत ही ज़्यादा इनसे प्रमुख है। अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है अगला, कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या जो होती है, यहाँ पे इसको समझेंगे। कुल जो सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में वो होते हैं 15, जिसमें से जो 5 होते हैं ना वो अस्थाई सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई। और जो 10 होते हैं ना, इसमें 10 सदस्य अस्थाई होते हैं। यानी कि इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल ये केवल 2 वर्ष के लिए होता है, इसके बाद ये हट सकते हैं। और जो अस्थाई सदस्य होते हैं ये कभी नहीं हटते, नियत रूप से बने रहते हैं। जैसे यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया और रूस हो गया। ये इसके 5 अस्थाई सदस्य हैं और 10 कैसे सदस्य हैं? अस्थाई सदस्य हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। और जो 5 जो सुरक्षा परिषद में जो अस्थाई सदस्य होते हैं ना, उनके पास वीटो पावर भी होता है। ठीक, वीटो पावर भी होता है। अब जब कोई असाधारण विधेयक होता है ना, कोई असाधारण विधेयक, असाधारण विधेयक का मतलब क्या? जो साधारण ना हो, सिंपल विधेयक ना हो, कॉम्प्लिकेटेड कोई विधेयक हो, असाधारण विधेयक, उस पे जो अस्थाई सदस्य होते हैं ना, उसमें 5 की क्या होती है? सहमति होना। इनकी 5 की क्या होती है? सहमति होना अनिवार्य होता है। ठीक, 5 का सहमति अनिवार्य होता है। ठीक, और जो कोई मतलब असाधारण विधेयक होता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, असाधारण विधेयक, असाधारण कोई विधेयक अगर आ गया सुरक्षा परिषद में, तो उसमें क्या होता है? जो यहाँ पे 10 सदस्य है ना, सॉरी कोई साधारण विधेयक आ गया ना, तो जो आपके 10 अस्थाई सदस्य हैं, 10 में से कम 9 सदस्यों की क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए। तो ये भी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछे, तो आप लोग को इसे याद रखना है। सहमति अनिवार्य है, मतलब 10 में से 9 लोगों की सहमति अनिवार्य है, वो भी अस्थाई सदस्यों की। जबकि कोई असाधारण विधेयक जो है उसमें से जो अस्थाई सदस्य हैं, टोटल कितने होते हैं अस्थाई सदस्य? 5, जिनमें से 5 की सहमति होना अनिवार्य है। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि सुरक्षा, इसका रिवीजन करते हैं कि सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल जरूर याद रखेंगे, 2 वर्ष का होता है। वीटो पावर इनके पास होता है, अस्थाई सदस्यों के पास। संख्या कितना है? हमने बताया 5 है। कौन कौन से हैं? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चाइना। ठीक, और जो 10 सदस्य होते हैं असाधारण विधेयक में, 10 में से कम 9 की सहमति होनी चाहिए। और असाधारण कोई विधेयक हो तो 5 में से 5 की सहमति होना अनिवार्य है। ठीक, अगला प्रश्न है कि दिल्ली में जामा मस्जिद कब बना था। तो देखिए जामा मस्जिद की बात कर रहा है ना, दिल्ली में, वो भी तो दिल्ली में जामा मस्जिद कब बना था? तो ये बना था 1665 में। कब बना था? 1565 में ये बना था। कब बना था? 1565 में। अब देखिए निर्माण किसने करवाया था जामा मस्जिद के बारे में? तो इसका निर्माण कराया था शाहजहां। कौन करवाता है इसका निर्माण? शाहजहां इसका निर्माण करवाता है। और भी चीजें शाहजहां बनवाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि लाल किला किसने बनवाया था, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, तो वो शाहजहां ने बनवाया था। अगर आपसे पूछे कि दीवाने आम किसने बनवाया था, तो वो शाहजहां ने बनवाया था। अगर आपसे पूछे कि दीवाने खास किसने बनवाया था, तो वो भी शाहजहां ने बनवाया था। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे रंग महल किसने बनवाया था, रंग महल किसने बनवाया था,
तो वो भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने ही बनवाया था। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मोती मस्जिद, जबकि आपसे पूछे, यहाँ पे पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। मोती मस्जिद की बात करें किसने बनवाया था, तो मोती मस्जिद बनवाया था औरंगजेब। कौन बनवाया था? औरंगजेब। लेकिन ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में ही स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। ये भी कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। कहाँ स्थित है? अजमेर में। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। दिल्ली में जामा मस्जिद कब बना था? तो 1565 में बना था। कब बना था? 1565 में। किसने बनवाया था? शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाया था। लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया। दीवाने खास भी किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। दीवाने आम किसने बनवाया? ये आम खाने वाला आम नहीं है, वो महल वाला आम है। ठीक, और रंग महल किसने बनवाया था? तो वो शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद, माता होगी, माती भी नहीं सही लिखा है। मोती मस्जिद किसने बनाया था? औरंगजेब ने। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ऐबक ने बनवाया था, दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने नन्हे दोस्तों में भी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग को वहाँ पे पीडीएफ इसका मिलेगा। बढ़ते हैं अपने और हमारा अगला प्रश्न क्या है कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? ये आ गया पॉलिटी का प्रश्न, और ये इसे कहते हैं क्या? महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार टपका है और टपके जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल है। और क्या कह रहा है कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे, भाषा से संबंधित है। एग्जाम में ये भी पूछा गया है। और जो है मूल संविधान में कितनी, क्या बोल रहा है? वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो 22 भाषा है। और अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में, यही प्रश्न कहता है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। तो अगर मूल संविधान करके यहाँ पे पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे कि मूल संविधान में जो भाषाओं की संख्या थी वो मात्र केवल 14 भाषा थी। कितनी भाषा? 14 भाषा थी। तो आखिर कैसे ये 14 से 21 हुआ? आइए चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन होता है, जो कि कब होता है? 1967 में। इसके तहत संविधान में हमारे कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी लिखाया है लेकिन गलत लिखाया है। ठीक, सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक, उसके बाद होता है 71वां संविधान संशोधन। कब होता है? 71वां संविधान संशोधन, जो कि कब होता है? 1992 में। और इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? 3 भाषा, नेपाली, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली नहीं, नेपाली, मणिपुर और कोकड़ी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक, उसके बाद होता है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में होता है। कब होता है? 2002 में। ठीक, 92वां संविधान संशोधन 2003 होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो ये 2003 में होता है 92वां संविधान संशोधन। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। अब इस तरह से जो हमारे संविधान में भाषाएं हो गई, वो कितनी हो गई? वो बढ़ करके 14 से हो गई 22। कैसे हुई? 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। 8 भाषाएं टोटल जुड़ रही हैं, और 14 में 8 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 14, 8, 22। ठीक, तो इतनी बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि वर्तमान में हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। तो कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। मूल संविधान जब बना था, जो हमारे मूल संविधान बना था, तो उसमें केवल 14 भाषा थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। और ये तीनों संविधान संशोधन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोलिए बांके बिहारी लाल की
जय। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी जो है इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्न है। नाभिकीय रिएक्टर वगैरह वहीं से आता है और कितने नाभिकीय रिएक्टर हैं वर्तमान समय, तो ये या तो 22 हैं या तो 23 हैं। यहाँ पे डाटा आप लोग को करेक्ट मिल नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी इस प्रश्न में, या तो 22 हैं या तो 23 हैं। प्रश्न जो है वो 2021 से लिया गया है, लेकिन हम बता रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम के, तो 23 या फिर 22 हैं, ये आप लोग मानकर चलिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि हाँ, अगर आपसे पूछे कि हमने अभी बताया कि नाभिकीय रिएक्टरों के बारे में, तो आप लोग बता दीजिए कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन था भारत का। कई बार आपको बताया गया है प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन था, तो अभी हमने बताया कि अप्सरा नाम था। क्या नाम था? अप्सरा। अप्सरा किसी बालिका का नाम नहीं है, अप्सरा परमाणु रिएक्टर का नाम है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक, नाभिकीय रिएक्टर। ठीक, अब अप्सरा जी के बारे में क्या पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो ट्राम्बे में हुई थी। और ट्राम्बे कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। और मुंबई कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र कहाँ पे है? तो ये भारत में है। कहाँ पे? भारत में है। तो सभी बातें यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि भारत में कितने नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं। तो हमारे पास नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर में अगर आपसे भी मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये भी बहुत एग्जाम में टपकता है, जिसे मॉडिएटर भी बोलते हैं। मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है एक तो भारी जल जिसे D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड पर बोलते हैं, भारी जल, और एक तो बोला जाता है ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपरूप होता है, अपरूप होता है ग्रेफाइट। ठीक, बहुत ही चिकना मुलायम होता है। इन सभी को क्या बोला जाता है? इन सभी को क्या किया जाता है? इन सभी का जो प्रयोग है नाभिकीय रिएक्टर को जो अभिक्रिया उसको कम करने में किया जाता है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या रिवीजन करेंगे कि भारत में कितने नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं, तो या तो 22 या तो 23। यहाँ पे आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगर आप लोग करेक्ट वाला जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, कमेंट। तो देखिए पहला परमाणु रिएक्टर जो हमारा है वो अप्सरा है, 1956 में बना था और ट्राम्बे मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और मंदक के रूप में भारी जल जिसे D2O बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो अगर स्थापना पूछे, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे लगा करके नोट करिएगा। तो अगर स्थापना पूछे तो इसकी जो स्थापना होती है 1 अप्रैल, कब होती है? 1 अप्रैल 1935 में। अगर आपसे पूछे कि जो भारतीय रिजर्व RBI का जो एक्ट है वो कब आया था, एक्ट किस एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई, तो 1934 में इसकी एक्ट आई थी। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी, कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुख्यालय पूछ ले, RBI का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगर आपसे पूछे कि पहले इसके जो गवर्नर थे, RBI के पहले गवर्नर वो कौन बने थे, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ बने थे। कौन बने थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे पहले गवर्नर। और अगर आपसे पूछे कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर RBI के कौन बने थे, क्योंकि ये भारतीय नहीं थे। ओसबॉर्न स्मिथ नाम से ही पता चल रहा है कि ये भारतीय नहीं है। पहले भारतीय गवर्नर के बारे में पूछे तो वो कौन बने थे? CD देशमुख। कौन बने थे? CD देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे RBI के। अगर आपसे पूछे कि RBI के वर्तमान समय कौन गवर्नर है, वर्तमान समय तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 के दिन इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। अगर आपसे RBI एक्ट कब आया था, तो 1934 में इसका एक्ट आया था। इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। मुख्यालय जो इसका है मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। और वर्तमान समय जो शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास इसके अध्यक्ष हैं। और पहले गवर्नर पूछे तो वो ओसबॉर्न स्मिथ हैं। और पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो CD देशमुख हैं। तो इतनी बातें आप लोग जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे नोट करेंगे कि भारत की
2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात क्या था? तो अगर आपसे पूछे कि लिंगानुपात भारत का, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक लिंगानुपात उसमें सब होते हैं, मतलब जो शिशु नहीं होते हैं उनको छोड़ करके, तो वो था तो 943 और 2011 की जनगणना। अगर शिशु लिंगानुपात पूछ ले, शिशु लिंगानुपात, इंग्लिश लिखना बहुत ही कठिन है, इंग्लिश लिखना पढ़ना दोनों बहुत ही कठिन है, और हिंदी लिखना और पढ़ना बहुत ही कठिन है। तो शिशु लिंगानुपात, शिशु में कितने वर्ष के लोग आते हैं, कितने वर्ष के बच्चे, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिशु बोला जाता है। और इसी शिशु लिंगानुपात और कब में 2011 की जनगणना में पूछे कितनी थी, तो इसमें 919 थी। शिशु लिंगानुपात क्या थी? 919 थी। अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जो है लिंगानुपात किस राज्य का था, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का था, वो भी 2011 की जनगणना में, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे केरल का था। और केरल का जो लिंगानुपात कितना था? 1084 था। कितना था लिंगानुपात? तो 1084, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था, तो सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा का था। किस राज्य का था? हरियाणा का था। और कितना था? 879 इसका लिंगानुपात था। बड़ा गलती हो रहा है, क्या बात है, 879 इसका लिंगानुपात था, हरियाणा का सबसे जो कि सबसे कम था। अच्छा, लिंगानुपात कहते किसे हैं? तो देखिए, लिंगानुपात के बारे में अगर आपसे पूछे कि क्या होता है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो जिसे हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है, क्या होता है, तो ये होता है कि मतलब 1000 पुरुष पे क्या होती हैं, कितने महिलाएं हैं, इसे क्या बोला जाता है? 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या को क्या बोला जाता है? लिंगानुपात। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना 943, यानी कि भारत में 1000 पुरुष हैं, तो उस पर 943, मात्र 943 महिलाएं हैं। तो देखिए यहाँ पे शादी कैसे होगा, जापान से ही लाना पड़ेगा और क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात क्या था, तो 943 भारत का लिंगानुपात था, जिसमें से शिशु लिंगानुपात जो है ये 0 से 6 वर्ष था। और शिशु किसे बोलते हैं? जो 0 से 6 वर्ष के होते हैं, और वो कितना था? 919 था, मात्र 919 था। और भारत में जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है वो केरल है, 1084 लिंगानुपात है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है, 879 था। और लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। अगला प्रश्न है कि टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो कभी से यही सोच रहे थे कि ये आया क्यों नहीं, अब जा करके आया है। तो ये भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक फुल फॉर्म आपके एग्जामों में आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट मारते होंगे या फिर एग्जाम देते होंगे या प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व करते होंगे, तो इसमें एक जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है, आप लोग को पता है। तो हम लोग रोज 2-3 फुल फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, नहीं याद होगा कम से कम दिमाग में रहेगा, कम से कम उसका सीन तो याद रहेगा, कम से कम कुछ तो याद रहेगा, जिससे हम लोग क्या होते हैं एग्जाम में बैठते ही अगर आप हमको हमारे सामने मिलता है तो उसको हम लोग कर पाते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, अब LAN का पूछ ले फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको बोलते हैं क्या? लोकल एरिया नेटवर्क। आप लोग को याद भी हो गया होगा, कई बार बताया गया है, लोकल एरिया, इसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। अगर WAN का फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्राई का पूछ ले अगर, TRAI, अगर आपसे पूछे ट्राई, ये तो ट्राई जो है ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण पहले से ही लगा हुआ है। ट्राई क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी
अथॉरिटी ऑफ भारत, इसका क्या होता है फुल फॉर्म। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अरे अरे ये क्या आ रहा है। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, अगर आपसे लैन पूछे तो लोकल एरिया नेटवर्क, वैन पूछे तो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, और ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना इसका 1997 में, ये भी इंपॉर्टेंट है स्थापना वगैरह याद रखिएगा क्योंकि ट्राई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा आप लोग बताइए टीआरपी का नाम सुने होंगे, टीआरपी। ठीक, इसका फुल फॉर्म बताइए। चलिए अगला प्रश्न है कि सांभर झील कहाँ पे स्थित है? अब आ गया झील, बांध, नदी, उद्गम और जल जो है सहायक नदियाँ, ये सभी पूछी जाती हैं। तो सांभर झील जो है ये बच्चों को याद होगा कहाँ पे है सांभर झील? तो ये है राजस्थान। कहाँ पे? राजाओं का स्थान राजस्थान में सांभर झील स्थित है। आइए चलिए भारत के तमाम झीलों के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपसे पूछे वूलर झील कहाँ पे है? तो वूलर झील जो है ये है जम्मू कश्मीर में, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है क्या? अगर आपसे पूछे अगला प्रश्न है, हाँ भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील बता दीजिए, भारत का कृत्रिम झील कौन सा है? तो ये है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पे स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। लोनार झील अगर आपसे पूछे तो ये कहाँ पे स्थित है? लोनार झील ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये उल्कापिंड से इसका निर्माण हुआ है। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ पे? महाराष्ट्र में उल्कापिंड गिरने से इसका निर्माण हुआ है। राजसमंद झील अगर आपसे पूछे कहाँ पे है? राजसमंद झील कहाँ पे है? अब ये आप लोग मत कहिएगा कि नहीं जानते, ये है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। अष्टमुडी झील के बारे में पूछे, अष्टमुडी झील कहाँ पे स्थित है? तो एग्जाम में पूछा भी गया है, केरल में स्थित है। तो इन झीलों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। सांभर झील कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक, राजधानी बता दीजिए। और राजसमंद झील कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। अष्टमुडी झील कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। और वूलर झील पूछे तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कृत्रिम झील जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है और यूपी में स्थित है। कहाँ पे? यूपी में। और लोनार झील पूछे कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारत में नौकागम अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 14,500। कब कितना है? 14,500। और ये ध्यान रखिएगा अंतर्देशीय जलमार्गों की लंबाई का मतलब क्या हो गया? हमारे देशों में नदियों के द्वारा भी यातायात किया जाता है, यानी कि जो परिवहन सेवा है वो भी किया जाता है। और नदी हो गई, झील हो गई, और ये क्या बोलते हैं नहरों के द्वारा भी किया जाता है। तो उन सभी का जो हमारे देश में जाल फैला हुआ है वो टोटल जाल कितना है? 14,500 किलोमीटर लंबाई है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इतने बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि ये जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है ना, इसके बारे में पूछा जाता है। कैसे नोट करें? यहां पे लिख लेते हैं। अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, इसकी पूछे कि स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय बता दीजिए कहाँ पे है? इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? मेरठ में। हाँ, इसके मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। कहाँ पे? नोएडा में है। अगला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न था। और दूसरा आप लोग यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा, अंतर्देशीय नौवहन परिवहन, ये जो नौवहन संस्थान, अंतर्देशीय नौवहन
संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये जो आपका है ये पटना में स्थित है। कहाँ पे? पटना। पटना कहाँ पे है? जहाँ पटा लीजिए, ठीक, ये है पटना में स्थित है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में जलमार्ग एक्ट 2016 में आया था, ध्यान रखेंगे। जलमार्ग, भारत में जलमार्ग एक्ट कब आया था? 2016 में। महत्वपूर्ण है। और NH1, NH जो नदी में जो रास्ता बना होता है उसको NW कहते हैं, यानी कि नेशनल वाटर वे। नेशनल वाटर वे फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये प्रयागराज से कहाँ पे है? प्रयागराज से कहाँ तक है? हल्दिया तक है। प्रयागराज से कहाँ तक? हल्दिया। हल्दिया किस राज्य में है? हल्दिया तक है। और ये किस नदी पे बना हुआ है? सबसे पहले तो यही पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे गंगा नदी पे बना हुआ है। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। की क्या रिवीजन? भारत में नौका गम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 है। और अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना जो है 1986 में हुई थी और इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो है ये पटना में स्थित है। ठीक, और अगला प्रश्न आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे करंट के पुस्तकों के बारे में है कि शेर जिसने चांदनी पी ली किसकी पुस्तक है? तो शेर जिसने चांदनी पी ली ये है इसरो के जो चेयरमैन वर्तमान समय में है डॉक्टर सोमनाथ की, डॉक्टर यश सोमनाथ की जो है पुस्तक है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग कुछ पुस्तकों के बारे में नोट कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि अनफिनिश्ड, अगर आपसे पूछे कि अनफिनिश्ड किसकी पुस्तक है? तो जो अनफिनिश्ड पुस्तक है ना ये प्रियंका चोपड़ा की है। कहाँ पे? प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे मैरी कॉम की पुस्तक क्या है? अगर आपसे पूछे कि अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है? अनब्रेकेबल, तो ये पुस्तक है MC मैरी कॉम की। किसकी पुस्तक है? MC मैरी कॉम की पुस्तक है। अगर आपसे पूछे कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है सौरभ गांगुली की। किसकी पुस्तक है? सौरभ गांगुली की पुस्तक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि विलीव नामक पुस्तक किसकी है? विलीव नामक पुस्तक किसकी है? तो ये सुरेश रैना की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? सुरेश रैना की पुस्तक हो गई। ठीक, इतनी पुस्तकों के बारे में आप लोग जरूर याद रखें। जैसे शेर जिसने चांदनी पी ली किसकी पुस्तक है? यश सोमनाथ की पुस्तक है। और अनफिनिश्ड किसकी पुस्तक है? तो ये प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम की पुस्तक है। उसके बाद ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये पुस्तक किसकी है? ये सौरभ गांगुली की पुस्तक है। और विलीव नामक पुस्तक किसकी है? ये सुरेश रैना की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? सुरेश रैना की पुस्तक है। इतनी पुस्तकों के बारे में याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और किसका प्रश्न है? साइंस में। साइंस में किसका प्रश्न है? फिजिक्स का प्रश्न है। ठीक, क्या कह रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो इसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे क्या बोलते हैं? जड़त्व, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक, और जो न्यूटन का जो गति का जो प्रथम नियम है ना, जिसे आप लोग जड़त्व का नियम देते हैं, कहते हैं, ये हमें पूछा जाएगा एग्जाम में। ये इससे हमें किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है? तो इससे जो है शून्य त्वरण की जानकारी प्राप्त होती है। किस चीज़ की? शून्य, पहली चीज़ तो शून्य त्वरण की जानकारी प्राप्त होती है। और इस नियम से हमको जड़त्व की जानकारी प्राप्त होती है। और इस नियम से भी ही हमको बल की क्या मिलती है? परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है? बल की परिभाषा भी मिलती है। ठीक, तो ये तीनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप जड़त्व के प्रकार के बारे में पूछ ले तो ये 3 प्रकार की होती है। कौन सा जड़त्व? जैसे पहला हो गया, आप लोग ध्यान रखेंगे, गति का जड़त्व। क्या बोलते हैं? पहला गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या है कि कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो वो तब तक गतिमान रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य ना कार्य लगाया जाए। ठीक, और दूसरा वाला क्या है? गति का जड़त्व हो गया। इसका क्या होगा? विराम का जड़त्व, या फिर हाँ, इसको क्या बोलते हैं? विराम का जड़त्व। ठीक, विराम का जड़त्व, इसे ही क्या बोलते हैं? विराम का जड़त्व। और
विराम का जड़त्व क्या है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो तब तक विराम अवस्था में रहना पसंद करेगी जब तक कि कोई उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। बाह्य मतलब कि कोई बाहरी फोर्स उस पर ना डाला जाए। तीसरा क्या हो गया कि तीसरा दिशा का जड़त्व बोलते हैं। दिशा का जड़त्व है। दिशा का जड़त्व क्या, अगर कोई वस्तु किसी दिशा में जा रही है तो वो तब तक अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स ना लगाया जाए। इस वजह से आप लोग सब जान सकते हैं। तीनों नियमों के बारे में भी ध्यान रखेंगे कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। तो प्रथम नियम जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, महत्वपूर्ण यहाँ पे लगा करके लिखिए कि इस पे क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। ये हमें तीन चीजों के बारे में जानकारी देता है। जड़त्व क्या है, तीन चीजों के बारे में, शून्य त्वरण, जड़त्व और बल की परिभाषा। ठीक, और जड़त्व तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक गति का जड़त्व होता है, विराम का जड़त्व होता है और एक दिशा का जड़त्व होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की कि बुलंद दरवाजा किसने अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया था। तो ये बुलंद दरवाजा वगैरह जो है ये बनवाए थे आपके अकबर। कौन बनाए थे, अकबर। अकबर। और अगर आपसे पूछ ले कि ये बुलंद दरवाजा जो है, अगर आपसे पूछे कि बुलंद दरवाजा ये स्थित कहाँ पे है, बुलंद दरवाजा ये भारत में कहाँ पे किस कोने में स्थित है, तो ये बताएंगे आप लोग फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब फतेहपुर सीकरी की अगर आपसे पूछे कि स्थापना किसने किया था, तो अकबर ने किया था और इसको ही अपनी क्या बनाई थी, राजधानी। अकबर की राजधानी क्या थी, फतेहपुर सीकरी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि किसके सम्मान में फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी बनाई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। किसके सम्मान में, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने इसको अपनी राजधानी। अकबर ने कुछ चीज़ों पे रोक लगाई, वो पूछी जाती है कि कब किस चीज़ों को रोका। जैसे 1562 में अकबर ने द से यहाँ पे दास हो गया, दास प्रथा का, यहाँ पे दो यहाँ पे द निकल के आया ना, द से हो गया क्या, दास प्रथा। क्या हो गया, दास प्रथा पे अकबर ने रोक लगाई। उसके बाद 1563 में जाएंगे, यहाँ पे 3 आ गया, 3 मतलब तय निकल के आ रहा है। तय मतलब क्या हो गया, तीर्थ यात्रा कर पे इसने रोक लगाई थी। तीर्थ कर जिसे बोलते हैं, इस पे क्या लगाई थी, अकबर ने रोक लगाई थी। अब फिर 1964 आ गया। 1964 में यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, इस पे जजिया कर का रोक लगाया था। किस कर का, जजिया कर पे क्या लगाया था, अकबर रोक लगाया था। ठीक, तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि बुलंद दरवाजा किसके द्वारा अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया। तो बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने बनाया था। स्थित कहाँ पे बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना कौन करा, अकबर। राजधानी कौन बनाया, तो ये दोनों काम किया किसने किया, अकबर ने ही किया। कौन किया, अकबर ने ही किया। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और किसके सम्मान में यहाँ पे स्थापना किया था, मतलब राजधानी बनाया था, तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। ठीक, अगला बात है कि अगर आपसे पूछे कि दास प्रथा का अंत कब किया था अकबर ने, तो दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में, और फिर 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर पे रोक लगाई थी। और 1564 में, यहाँ पे गलती से 1900 हो गया है, 1564 में इसने जजिया कर पे रोक लगाई थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो देखिए भौतिकी में जो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैं उनका नाम है जॉन बर्डिन। किसे मिला था, जॉन बर्डिन ने। और किसी को भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार नहीं मिला इसके बाद। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे, मैडम क्यूरी को तो मिला था। तो बाबू देखिए, मैडम जो क्यूरी थी ना, मैडम पूरा लिखाया, मैडम क्यूरी को जानते हैं आप लोग। आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनको भी 2 बार नोबेल मिला था। क्या मिला था, 2 बार नोबेल। पहला वाला जो नोबेल मिला था इनको 1903 में मिला था। और ये किस क्षेत्र में था, ये रसायन क्षेत्र में था। और जो दूसरा वाला जो नोबेल मिला था ना, ये 1911 में मिला था। और ये किस क्षेत्र में था, भौतिकी के क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोग बताएंगे 6 क्षेत्र में। कौन कौन सा, एक हो गया आपका कौन सा क्षेत्र, साहित्य हो गया, और एक हो गया आपका अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य अर्थशास्त्र हो गया।
उसके बाद भौतिकी आप लोग ध्यान रखेंगे, भौतिकी के क्षेत्र में, और चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, और शांति के क्षेत्र में इसे दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो जॉन बर्डिन को मिला था। भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार जॉन बर्डिन को मिला था। मैडम क्यूरी को क्या मिला, इन्हें भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन कब कब, एक बार 1903 में जो मिला है वो रसायन के क्षेत्र में मिला, दूसरी बार जो 1911 वाला जो दिया गया था वो भौतिकी के क्षेत्र में। जो नोबेल पुरस्कार है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन शांति के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है। देखिए अगर आपसे पूछे टैक्सोल के बारे में तो ये निकाला जाता है सूची वृक्ष से। किस वृक्ष से निकाला जाता है, सूची वृक्ष से निकाला जाता है टैक्सोल। अब ये टैक्सोल क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे आ गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट होगा तभी तो आया एग्जाम में। तो देखिए टैक्सोल जो है ये साइंस से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि ये जो है टैक्सोल का जो प्रयोग है, टैक्सोल का जो प्रयोग है यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। किसके इलाज में, कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं आप लोग बताएंगे। अब कोई कमेंट में ऑन्कोलॉजी नहीं लिखेगा, ठीक। अगर आपसे पूछे कि ये कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, अब कुछ औषधियाँ हैं उनके इलाजों में प्रयोग के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि नीम का प्रयोग किस चीज़ के इलाज में किया जाता है, तो नीम का प्रयोग आप सभी जानते हैं कि दातुन वगैरह में किया जाता है, ये अच्छी बात है, आप लोग जानते हैं। लेकिन ये नीम का प्रयोग जो है कई लोग नहाने के रूप में भी करते हैं, उसके जो औषधि के रूप में भी करते हैं। ये काम क्या करता है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है, ठीक। नीम का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सिनकोना वृक्ष आप लोग जानते होंगे, सिनकोना वृक्ष के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो इसका जो छाल होता है ना, सिनकोना वृक्ष का छाल, इससे मलेरिया के रोग में उपचार किया जाता है। मलेरिया का उपचार किया जाता है। और मलेरिया की जो दवा होती है क्या कहा जाता है, कुनैन उसे कहा जाता है। क्या, कुनैन। सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाया जाता है। मलेरिया में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ और जो कारक होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर, और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मादा एनाफ्लीज मतलब मलेरिया होगा। रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी, ठीक। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है, ये सूची वृक्ष से निकाला जाता है। अब सूची वृक्ष क्या है आप लोग गूगल करके देखिए, क्या करिए, गूगल करके देखिए, ठीक। और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जो टैक्सोल होता है कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। और नीम का जो प्रयोग है रोग प्रतिरक्षक क्षमता जो है डेवलप करने में प्रयोग किया जाता है। सिनकोना जो वृक्ष है ना, इसका मलेरिया के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, इसके छाल का, ठीक। अगला प्रश्न कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था। तो देखिए पहले जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था, लेकिन इसे अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब ये पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। तो 104वां संविधान संशोधन जो कि 2022 में हुआ था, 104वां संविधान संशोधन जो कि 2020 में हुआ था। इसके तहत इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन को, ठीक। जबकि राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है ना, राष्ट्रपति आप लोग को बताया गया है 12 सदस्य जो सदस्य मनोनीत करता है ना राज्यसभा में, कहाँ पे करता है, राज्य सभा में, वो क्या हो गया, वो मनोनीत करेगा, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अकबर कब सम्राट बना था। तो देखिए अकबर की जो सम्राट बनने की जो कहानी है ना, वो 1556 में बना था। कब बना था, 1556 में अकबर सम्राट बना था। हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अकबर 1556 में सम्राट बना था। अगर आपसे पूछे कि मृत्यु कब हुई थी अकबर की, तो ये भी एक गजब की कहानी है। मृत्यु पूछे अकबर की तो ये हुई थी आपके 1605 में। कब हुई थी, 1605 में हुई थी। और क्यों हुई थी, कैसे मृत्यु हुई थी, तो इसकी मृत्यु जो पेचिश पड़ने से हुई थी। किससे हुई थी, पेचिश से मृत्यु हुई थी। देखिए बड़ा बड़ा
इतना बड़ा राजा था जिसको तलवार नहीं मार पाती थी, तीर नहीं मार पाता था, धनुष नहीं मार पाता था, और उसको एक छोटा सा रोग पेचिश मार दिया। ठीक, वैसे छोटा रोग नहीं है पेचिश, बहुत ही खतरनाक रोग है। अगर 2 दिन अच्छे से हो जाए तो पूरा शरीर आधा हो जाता है। और अकबर के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, अकबर के बारे में। अगर आपसे पूछे कि अकबर के मम्मी का नाम क्या है, अकबर के मम्मी का नाम क्या है, तो इनके मम्मी का नाम है हमीदा बानो बेगम इनके मम्मी का नाम है। अगर अकबर के पापा का नाम पूछ ले, पापा का नाम क्या है, तो इनके पापा का नाम हुमायूं है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने बताया कि 1562 में इसने कौन सा कर बंद किया था, दास प्रथा बंद की थी। और 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। और 1564 है, अकबर ने क्या बंद किया था 1564 में, तो जजिया कर को समाप्त किया था। किसको? जजिया कर को समाप्त किया था। अगला प्रश्न कि राजा रवि वर्मा जो क्यों प्रसिद्ध थे, ये भी हिस्ट्री से प्रश्न है, हिस्ट्री से प्रश्न। और इस तरह के जो प्रश्न हैं आपको वन लाइनर ही मिलेंगे, वन लाइनर ही केवल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे केरल के शासक के बारे में वहाँ पे जल्दी पढ़ाया नहीं जाता। राजा रवि वर्मा जो प्रसिद्ध हैं वो चित्रकारी से संबंधित हैं। क्या करते थे? ये चित्रकारी करते थे। राजा रवि वर्मा क्या करते हैं? चित्रकारी। राजा रवि वर्मा अगर आपसे पूछे कहाँ के शासक थे, तो ये केरल के राजा थे। कहाँ के? केरल के राजा थे। और यहाँ के बारे में एग्जामों में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि इतना डीप नहीं जाता, क्योंकि और जबकि ये एग्जाम प्रश्न में पूछा भी जाता है, ये प्रश्न एग्जामों में पूछा भी जाता है। अगर आपसे पूछे कि राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र क्या है, राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे शाकुंतला वियोग है। शाकुंतला वियोग इनका प्रसिद्ध चित्र है। और हंस दमयंती भी एग्जाम में पूछा गया है। हंस दमयंती भी इनका प्रसिद्ध चित्र है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एग्जाम में पूछा गया है कि पट्टचित्र शैली है वो कहाँ की है? पट्टचित्र शैली ये किस राज्य की है? तो ये उड़ीसा की है। एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि कई राज्य और उनके जो लोक चित्र है उनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मधुबनी के बारे में पूछे, मधुबनी या फिर मिथिला के बारे में पूछे, ये दोनों कहाँ की पेंटिंग है, मधुबनी और मिथिला, तो ये दोनों पेंटिंग है मधुबनी और मिथिला, ये बिहार की। ठीक, तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। राजा रवि वर्मा क्यों प्रसिद्ध थे? चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका प्रसिद्ध चित्र क्या है? तो प्रसिद्ध चित्र इनका शाकुंतला वियोग हो गया, शाकुंतला वियोग। और हंस दमयंती इनका प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। और बात करते हैं पट्टचित्र कहाँ की चित्रकला शैली है? उड़ीसा की है। और मधुबनी कहाँ की है? बिहार की है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको अच्छा लग रहा तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के रोज क्लास पाने के लिए। और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।